तो एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ बिल्स इन पार्लियामेंट। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल @पढ़ो तो ऐसे से जाकर ले सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो मैं मोहित भाई के रिक्वेस्ट से बना रहा हूँ और मैं ये वीडियो उन्हीं को डेडिकेट करता हूँ। और मैं भगवान से ही कामना करूंगा कि मोहित भाई के जो भी सपने हैं, जो भी लक्ष्य है, वह पूरा करें। तो दोस्तों, मुझसे जितना हो पाएगा मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, तो हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इसका ये मतलब है कि जो एग्जीक्यूटिव है वह हमारे लेजिस्लेचर का भी पार्ट है। अर्थात जो हमारे प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री हैं वह सांसद भी हैं, वह पार्लियामेंट के भी पार्ट हैं। वह या तो राज्यसभा के सदस्य हैं या तो लोकसभा के सदस्य हैं। तो दोस्तों, अगर हम ये बात समझ गए तो हम आगे डिस्कशन को शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर प्रस्तुति के आधार पर देखा जाए कि बिल को कहाँ और कौन प्रस्तुत कर रहा है, स्पेशली कौन प्रस्तुत कर रहा है, अगर इस आधार पर देखें, ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रोडक्शन देयर आर टू टाइप्स ऑफ बिल, प्राइवेट मेंबर बिल एंड पब्लिक मेंबर बिल। प्राइवेट मेंबर बिल एक ऐसा बिल है जो कि पार्लियामेंट में पेश किया गया एक सांसद के द्वारा, एक ऐसा सांसद जो कि मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं है, जो कि मंत्री नहीं है। तो ऐसे बिल को प्राइवेट मेंबर बिल कहते हैं। और दोस्तों, पब्लिक मेंबर बिल ऐसे बिल्स को कहा जाता है जो कि पार्लियामेंट में पेश किया जाता है ऐसे सांसदों के द्वारा जो मंत्री भी हैं, अर्थात ऐसे लेजिस्लेचर्स जो कि एग्जीक्यूटिव के भी पार्ट हैं। एग्जाम्पल में अगर हमारे राजनाथ सिंह, अगर हमारे अमित शाह अगर कोई बिल अगर पार्लियामेंट में पेश करेंगे तो हम उसे पब्लिक मेंबर बिल कहेंगे। अगर कोई कांग्रेस का सदस्य और भी अगर टीएमसी का सदस्य, जेडीयू का सदस्य अगर बिल को पेश करेगा अगर हमारे पार्लियामेंट में, अगर वह मिनिस्टर नहीं है, तो हम उसे प्राइवेट मेंबर बिल कहेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अगर हम विषय के प्रकृति के आधार पर देखें कि अर्थात कौन सा बिल किस कार्य से संबंधित है, तो दोस्तों इस आधार पर बिल को चार पार्ट्स में हम क्लासिफाई कर सकते हैं: ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फिनेंशियल बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सबके बारे में हम पढ़ते हैं। ऑर्डिनरी बिल की, तो दोस्तों जो भी विधेयक होते हैं सबके सब ऑर्डिनरी बिल होते हैं। आम विधेयक का यहाँ क्या मतलब है? आम विधेयक का यहाँ मतलब है, अगर दूसरे शब्दों में बोले, तो एक ऐसा बिल जो कि ना ही मनी बिल है, ना ही फिनेंशियल बिल है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, तो ऐसे बिल ऑर्डिनरी बिल होंगे। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर हम एक बार जान गए कि मनी बिल क्या होता है, फिनेंशियल बिल क्या होता है और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल क्या होता है, तो हम आसानी से ऑर्डिनरी बिल को पहचान सकते हैं, हम उसे छांट सकते हैं, इन तीन बिलों से अलग कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि इसको कौन इंट्रोड्यूस करता है, तो ये इंट्रोड्यूस किया जाता है या एक सांसद के द्वारा या एक मंत्री के द्वारा। अर्थात दोस्तों, एक ऑर्डिनरी बिल प्राइवेट मेंबर बिल भी हो सकता है और पब्लिक मेंबर बिल भी हो सकता है। इसे कहाँ इंट्रोड्यूस किया जा सकता है? तो इसे लोकसभा अथवा फिर राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। अगर लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा तो लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में जाएगा, वहां से पास होकर फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा। अगर पहले राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है तो राज्यसभा से पास होकर लोकसभा में जाएगा, लोकसभा से पास होकर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, ये आप जानते हैं। दोस्तों, ये दोनों हाउसेस से कैसी मेजोरिटी से पास होगा? तो ये दोस्तों सामान्य बहुमत से, सिंपल मेजोरिटी से पास होगा। दैट इज 50% प्लस वन टोटल मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। इसका ये मतलब है कि अगर लोकसभा में एक ऑर्डिनरी बिल को पेश किया गया, अगर हम इसे पास कराना चाहते हैं और उस दिन अगर 100 एमपी अगर मौजूद हैं लोकसभा में और वोट डाल रहे हैं, तो दोस्तों 100 का 50% 50 और प्लस एक, अगर 51 एमपी अगर इस बिल को सहमति दे देते हैं तो ये बिल लोकसभा से पास हो जाएगा। इसी प्रकार से सिंपल मेजोरिटी से राज्यसभा में भी पास होगा, फिर प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर मान लीजिए दोनों में से कोई हाउस अगर इस बिल को अटका दे, अगर इस पर कोई एक्शन ना ले, तो दोस्तों ऐसे सिचुएशन में डेडलॉक हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे,
अगर कोई बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ, लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ, राज्यसभा इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही, 6 महीने बीत गए, तो दोस्तों ये डेड लॉक का सिचुएशन है। और ऐसे सिचुएशन में जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वह ज्वाइंट सिटिंग बुला सकते हैं। तो दोस्तों मैं ज्वाइंट सिटिंग के बारे में आपको डिस्कस करूंगा बहुत ही डिटेल में, जब मैं पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स बनाकर लाऊंगा यूपीएससी पर आधारित। तो अभी आप बस यही समझें कि ज्वाइंट सिटिंग ऑर्डिनरी बिल के कंटेक्स्ट में बुलाई जा सकती है। एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, अब प्रेसिडेंट के पास अगर दोनों हाउसेस से पास होकर ये बिल गया तो क्या होगा? सबसे पहला केस हो सकता है कि प्रेसिडेंट उस बिल को अपनी सहमति दे दे। दूसरा केस हो सकता है कि प्रेसिडेंट उस बिल को अपने पास रोक के रख लें। इसको पॉकेट वीटो कहा जाता है कि प्रेसिडेंट के पास कोई बिल आया तो प्रेसिडेंट ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। और दोस्तों जो पॉकेट वीटो का जो समय काल है हमारे भारतीय राष्ट्रपति का, वह अनंत काल है, अर्थात डिफाइन नहीं किया हुआ कि कितने समय तक एक बिल पर बिना एक्शन लिए उसे अपने पास रख सकते हैं। वहीं अगर हम यूएस के प्रेसिडेंट की बात करें तो उनका पॉकेट वीटो लिमिटेड है। वह सिर्फ और सिर्फ एक बिल पर बिना एक्शन लिए उसे 10 दिनों तक अपने पास रख सकते हैं। लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता। हम जानते हैं कि हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो डिजियोर हेड होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं, नॉमिनल हेड होते हैं, तो वो आमतौर पर बिल को सहमति दे देते हैं। दोस्तों तीसरा कंडीशन ये भी हो सकता है कि प्रेसिडेंट के पास वो बिल जो आया उसको वह लौटा दें हाउसेस के पास, दोनों सदनों के पास, कि आप फिर से इस पर विचार विमर्श कीजिए और इसको दोबारा मेरे पास भेजिए। तो दोस्तों अगर प्रेसिडेंट ने बिल को, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है, अगर प्रेसिडेंट ने बिल को रिकंसिडरेशन के लिए लौटाया और अगर दोबारा से दोनों हाउसेस ने उस बिल को पास करके प्रेसिडेंट के पास दे दिया, तो दोस्तों प्रेसिडेंट को उस बिल को साइन करना ही करना पड़ेगा। ये बाइंडिंग हो जाता है प्रेसिडेंट पे। अगर प्रेसिडेंट ने अगर कोई बिल वापस लौटाया हाउसेस में, अगर वो हाउस उस बिल को बिना बदलाव किए भी अगर पास करके दोबारा प्रेसिडेंट के पास भेज देते हैं, तो भी प्रेसिडेंट को ऐसे बिल को साइन करना ही करना पड़ेगा दोस्तों। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और एक पोटेंशियल क्वेश्चन है आपके यूपीएससी के लिए, तो आप इस चीज को याद रखिएगा। और दोस्तों ऑर्डिनरी बिल के ही सारे क्लॉजेस, सारे कंडीशन आगे मैं जब पढ़ाऊंगा आपको फिनेंशियल बिल 2, तो उस पर लागू होंगे, ठीक है? तो आप इस चीज को याद रखिएगा। मनी बिल एक ऐसा बिल होता है जो कि सरकार के रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होता है। और सरकार का रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे ही डिपेंड करता है, अर्थात भारत के संचित निधि से ही सरकार का आय और व्यय होता है। तो दोस्तों अगर एक ऐसा बिल जो कि सरकार के आय और व्यय से संबंधित हो और उस बिल में सिर्फ और सिर्फ ये 7 चीजें हो दोस्तों, ये 7 चीजें, और ये 7 चीजें क्या है? तो ये 7 चीजें आर्टिकल 110 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए टू एफ, यहाँ ए टू एफ, ये 7 क्लॉजेस से सिर्फ डील करती हो, सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 110 से रिलेटेड हो, तभी हम उसे मनी बिल कहेंगे। अर्थात जो प्रोविजन होंगे मनी बिल में सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 110 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए टू एफ के ही होने चाहिए। और मैंने इसे नीचे यहाँ सातों क्लॉजेस को लिख दिया है। अगर इनको छोड़कर अगर कोई और क्लॉज ऐड कर दिया जाए तो वह मनी बिल फिनेंशियल बिल बन जाएगा। मैं आगे आपको समझाने वाला हूं। तो दोस्तों आगे आपको फिनेंशियल बिल डिस्कस करने के बाद मनी बिल ऑल क्लियर होगा। बात करें तो जो मनी बिल है, मनी बिल सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पेश हो सकता है और लोकसभा में पेश होने के बाद राज्यसभा में जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों मनी बिल हमेशा एक मंत्री के द्वारा ही पेश किया जाएगा, अर्थात मनी बिल कभी भी प्राइवेट मेंबर बिल नहीं बन सकता। मनी बिल हमेशा पब्लिक मेंबर बिल ही होगा। साथ ही साथ दोस्तों अगर मिनिस्टर उस बिल को सबसे पहले लोकसभा में पेश करेंगे तो उससे पहले मिनिस्टर को राष्ट्रपति की सहमति चाहिए, तो अर्थात प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए इस बिल को पेश करने के लिए।
अर्थात सबसे पहले आप राष्ट्रपति की सहमति लेंगे, उसके बाद एक मंत्री जाएंगे और लोकसभा में इस बिल को प्रस्तुत करेंगे। अगर कोई कंट्रोवर्सी अराइज होता है मनी बिल को लेकर कि ये मनी बिल है कि मनी बिल नहीं है, तो दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ डिसाइड कौन करेगा? स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्पीकर ऑफ लोकसभा जांचेंगे कि क्या ये बिल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू से रिलेटेड है, तो हाँ। क्या इस बिल में सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 110 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए टू एफ के प्रोविजंस हैं, तो हाँ। तो अगर एक बार स्पीकर ने इसको जांच कर अगर कह दिया कि यह मनी बिल है, तो दोस्तों फिर उनका डिसीजन फाइनल होगा और उनके डिसीजन को कोई भी कोर्ट में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। और ये भी लोकसभा से कैसे पास होगा? सिंपल मेजोरिटी से, जैसे मैंने ऑर्डिनरी बिल के केस में बताया था। फिर राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा अगर इसको पास कर देती है तो बहुत बढ़िया। अगर राज्यसभा इसको 14 दिन तक अपने पास रखे रह जाती है और इसको पास नहीं अगर करती, तो 14 दिन के बाद यह खुद ब खुद माना जाएगा कि राज्यसभा ने इसको पास कर दिया। अर्थात दोस्तों मनी बिल के केस में कभी भी डेडलॉक नहीं बन सकता, क्योंकि दोस्तों राज्यसभा चाहे तो सिर्फ 14 दिन तक मनी बिल को देरी कर सकती है, उसको डिले कर सकती है। तो इसीलिए दोस्तों मनी बिल के केस में जब डेडलॉक ही नहीं बनेगा तो ज्वाइंट सिटिंग का तो प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। तो इसीलिए मनी बिल के केस में कोई भी ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान नहीं है। अब दोस्तों वैसे तो प्रेसिडेंट का मॉरल ऑब्लिगेशन बनता है कि वह मनी बिल को अपनी सहमति दे दें, क्योंकि मनी बिल सबसे पहले उनसे सहमति लेकर ही लोकसभा में पेश किया जाता है। लेकिन दोस्तों अगर लीगली देखा जाए, अगर टेक्निकली देखा जाए, तो ऐसा कहीं नहीं लिखा कि मनी बिल को प्रेसिडेंट अपना एसेंट देंगे ही देंगे। ऐसा कंपलसरी नहीं है प्रेसिडेंट पे। तो दोस्तों वह अपना सहमति दे सकते हैं मनी बिल को, या तो फिर अपने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करके उसे अपने पास रख सकते हैं, जैसे मैंने ऑर्डिनरी बिल के केस में बताया था। लेकिन दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी में पूछा जा सकता है। एक मनी बिल को प्रेसिडेंट कभी भी दोबारा रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकते हो, हाउसेस को दोबारा नहीं भेज सकते पुनर्विचार के लिए पार्लियामेंट को। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज को याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे फिनेंशियल बिल की। तो दोस्तों फिनेंशियल बिल के बारे में आर्टिकल 117 में दिया हुआ है। तो फिनेंशियल बिल भी दो प्रकार के होते हैं, फिनेंशियल बिल 1, फिनेंशियल बिल 2। फिनेंशियल बिल जो 1 है इसके बारे में आर्टिकल 117 क्लॉज 1 में लिखा हुआ है, और फिनेंशियल बिल 2 है इसके बारे में आर्टिकल 117 क्लॉज 3 में लिखा हुआ है। तो दोस्तों फिनेंशियल बिल 1 भी सरकार के आय और व्यय से संबंधित होगा। उसमें भी कुछ प्रोविजंस हो सकते हैं आर्टिकल 110 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए टू एफ के, पर इसके साथ साथ उसमें और भी कुछ प्रोविजन होगा, तब भी उसे फाइनेंशियल बिल 1 कहेंगे। अगर सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 110 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए टू एफ का मैटर अगर बिल में रहा तो वह तो फिर मनी बिल बन जाएगा। तो दोस्तों आर्टिकल 110 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए टू एफ के प्रोविजन के साथ साथ फिनेंशियल बिल 1 में कुछ और प्रोविजंस भी रहते हैं रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम फिनेंशियल बिल 2 की बात करें, तो दोस्तों फिनेंशियल बिल 2 भी सरकार के आय और व्यय से संबंधित होता है। लेकिन दोस्तों फिनेंशियल बिल 2 में आर्टिकल 110 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए टू एफ के कोई भी प्रावधान नहीं रहते, कोई भी प्रोविजन नहीं रहता। हाँ उसमें प्रोविजन होगा रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड, पर दोस्तों ये आर्टिकल से वह नहीं होगा। जो सातों मैंने वहां बताया था ना उसमें से कुछ नहीं होगा। और जो फिनेंशियल बिल 1 उसमें से एक दो रहेगा, और भी कुछ प्रोविजन रहेगा और भी कुछ प्रावधान रहेगा उसके अलावा, उन सातों से अलावा जो कि रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर से जुड़ा रहेगा, तो वह हो जाएगा फिनेंशियल बिल 1। और दोस्तों फिनेंशियल बिल 2 भी एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू से ही रिलेटेड होगा, पर उसमें कोई भी
आर्टिकल 110 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए टू एफ के प्रावधान नहीं होंगे। हाँ, अन्य प्रावधान हो सकते हैं रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के। तो यही फर्क होता है इन तीनों में। तो अगर हम फिनेंशियल बिल 1 की बात करें, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये आर्टिकल 117 क्लॉज 1 में लिखा हुआ है। तो कुछ चीजें इसकी मनी बिल के साथ मैच करती हैं और कुछ चीजें ऑर्डिनरी बिल के साथ मैच करती हैं। अगर हम इन तीन चीजों को देखें तो ये मनी बिल के साथ मैच करता है, अर्थात प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए प्रेसिडेंट का उसको इंट्रोड्यूस करने से पहले। इसे सिर्फ और सिर्फ एक मंत्री पेश कर सकता है और सबसे पहले इसे लोकसभा में ही पेश किया जाएगा। दोस्तों बाकी अगर हम चीजें देखें तो दोस्तों सेम टू सेम है, जस्ट लाइक द ऑर्डिनरी बिल। इसमें राज्यसभा को पूर्ण अधिकार है। ऐसा नहीं है कि राज्यसभा इसको भी मात्र 14 दिन के लिए डिले कर सकता है, ना, उसको राज्यसभा से पास होना पड़ेगा। तो दोस्तों इस केस में आप जानते हैं कि डेडलॉक का सिचुएशन हो सकता है। ये तो आपको मैंने पहले ही बताया कि ये भी सिंपल मेजोरिटी से पास होगा दोनों हाउसेस से। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें डेडलॉक का सिचुएशन हो सकता है राज्यसभा इसे पास ना करे और 6 महीने तक इसको अटका के रखे। तो ऐसे सिचुएशन में राष्ट्रपति चाहें तो ज्वाइंट सिटिंग बुला सकते हैं। तो जो है फिनेंशियल बिल 1 उसमें ज्वाइंट सिटिंग होता है, पर मनी बिल में ज्वाइंट सिटिंग नहीं होता। और अगर एसेंट की बात करें तो जस्ट लाइक द ऑर्डिनरी बिल, उसे सहमति दे भी सकते हैं, उसे विथहोल्ड करके रख सकते हैं, दैट इज पॉकेट वीटो, और चाहे तो रिटर्न भी कर सकते हैं हाउसेस के पास फॉर रिकंसिडरेशन। लेकिन जैसा कि मैंने ऑर्डिनरी बिल के केस में बताया था कि वापस से दोनों हाउसेस पास करके प्रेसिडेंट के पास भेज देते हैं, सो दिस विल बी द कंपल्सरी फॉर प्रेसिडेंट टू गिव हिज एसेंट टू द फिनेंशियल बिल 1। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर दो हाउसेस दोबारा से पास करके भेज देते हैं तो प्रेसिडेंट के लिए कंपलसरी हो जाता है कि वह उस बिल को अपना एसेंट दें, सहमति दें। और जो फिनेंशियल बिल 2 है वह हू बहू एकदम ऑर्डिनरी बिल के जैसा है। तो दोस्तों इसे कोई भी पेश कर सकता है, एक एमपी या फिर एक ऐसा एमपी जो मिनिस्टर है, अर्थात यह प्राइवेट मेंबर बिल भी है, साथ में पब्लिक मेंबर बिल भी हो सकता है। इसे लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है या सबसे पहले राज्यसभा में भी ला सकते हैं। वही सिंपल मेजोरिटी से पेश होगा, वही ज्वाइंट सिटिंग इस पे बैठेगी, और वही है, 3 कंडीशंस हैं। सहमति मिल सकती है, सहमति विथहोल्ड करके रख सकते हैं, दोबारा से रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं, लेकिन उसके बाद अगर फिर से पार्लियामेंट पास करके उसको प्रेसिडेंट के पास भेजती है तो दैट विल बी द कंपल्सरी फॉर प्रेसिडेंट टू गिव हिज एसेंट टू सच बिल्स। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, तो दोस्तों एक ऐसा बिल जिसका पर्पस है संविधान में बदलाव लाना, तो उसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो दोस्तों या तो जो चीज़ें संविधान में नहीं है उस चीज़ों को ऐड करता है ये बिल, या तो जो चीज़ें पहले से संविधान में मौजूद हैं उसको रिपील करता है, उसको डिलीट करता है, या फिर जो चीज़ें संविधान में पहले से मौजूद है उसमें बदलाव करता है। तो ये तीनों में से कोई भी पर्पस हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल का। अब दोस्तों आप मनी बिल के बारे में जान गए, आप फिनेंशियल बिल के बारे में जान गए, आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के बारे में जान गए। अब इन तीनों को छोड़कर जितने भी तरह के बिल हैं सबके सब ऑर्डिनरी बिल हैं, मैं यही समझाना चाहता था। अब दोस्तों ये भी एक प्राइवेट मेंबर बिल हो सकता है या तो फिर पब्लिक मेंबर बिल हो सकता है, अर्थात ये या तो एक एमपी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं या तो फिर एक मिनिस्टर इंट्रोड्यूस कर सकता है। ये भी दोनों में से किसी भी हाउसेस में इंट्रोड्यूस हो सकता है, लेकिन दोस्तों इसकी जो मेजोरिटी है यह स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा, 2/3 ऑफ द टोटल मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, एंड दैट शुड नॉट बी लेस देन द एब्सोल्यूट मेजोरिटी। दोस्तों ये जो स्पेशल मेजोरिटी है यह खुद में अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसको मैं अभी डिस्कस यहाँ नहीं करता हूँ। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, मैंने इस पर बहुत ही अच्छा एक पहले से लेक्चर बना के रखा है, तो आप उसको देख लें। इस पर ज्वाइंट सिटिंग का कोई भी प्रोविजन नहीं होता, अगर डेडलॉक का सिचुएशन होता है तो वहीं पे बिल लैप्स कर जाता है। और दोस्तों अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल दोनों हाउसेस से पास होकर राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि उन्हें अपना सहमति देना ही देना है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है उनके पास। तो ये चीज याद रखें। ये जो
क्लॉज है ये जोड़ा गया था 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971, जो कि इंदिरा गांधी के सरकार ने किया था। अभी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति उस पर चुपचाप साइन कर देते हैं, क्योंकि उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। मैं अभी जो ग्रेजुएशन का सिलेबस है पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का, उसको कंप्लीट कर रहा हूँ। उसको कंप्लीट करने के बाद मैं एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको बना कर देने वाला हूँ, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा और 90% स्टैटिक क्वेश्चंस आराम से कर पाएंगे, जो कि लक्ष्मीकांत में दिए हुए हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। सो लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड धन्यवाद दोस्तों।